नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी के संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। मुस्कुराने की खबर आपके पास पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी, आपने इंटरनेट पे देख ली होगी, लेकिन मैं दोहराता हूं। जहां जहां पुलिस ने कीलें लगाई थी, उसके किनारे किसान गेंदे के पौधे लगा रहे हैं। उनका कहना है, तुम हमें कांटे दो, कील दो, पत्थर दो, तलवार दो, हम तुम्हें फूल देंगे। और उन्होंने कहा कि हम गेंदे के फूल इसलिए लगा रहे हैं कि गेंदे के फूल देखने में पीले 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 जब खिलेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो गांधी जी के उस कथन से मिलता है कि हिंसा का उत्तर अहिंसा से देना है, नफरत का उत्तर प्यार से देना है। और यही किसानों ने किया। इसलिए मुस्कुराने की जरूरत है और किसानों को धन्यवाद देने की जरूरत है कि उन्होंने इस देश में उन सारे लोगों को जो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, व्यवस्था का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो सारे लोग उनकी समझ में आए कि हमने सही किया था या गलत किया था। गांधी जी के कदम ये बताते हैं कि उनकी समझ में यही आएगा कि उन्होंने गलत किया था। किसान ही ये फैसला कर सकते हैं। जो अपना शरीर जला करके हमें अन्न भेजते हैं, वो इसका फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने फैसला किया और अब देखिएगा कि यही क्रम टिकरी बॉर्डर पे और संगू बॉर्डर पर भी दोहराया जाएगा। आज ही गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ। उसके कितने खूबसूरत फोटो आए हैं। किसान खड़े हुए हैं, गेंदे के फूल लगा रहे हैं। उनका मानना है कि 1-2 महीने में फूल खिलेंगे और तब देखिएगा कि ये किस तरीके से प्यार की खुशबू बांटते हैं। और तब लोग याद करेंगे कि यहां तो कीलें बिछी हुई थी जो एक दुश्मन देश के सेना को रोकने के लिए किसी देश की सेना लगाती है, वो गाजीपुर बॉर्डर पर लगा हुआ था। तो इसलिए किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने फूल लगाए जहां उनके लिए कीलें लगाई गई। अब दूसरा सवाल मुझे सोच के अजीब लगता है कि हमारी व्यवस्था कैसी है और हमारी फिल्मी दुनिया कैसी है और हमारी सरकार कैसी है। आप ये बताइए, 3 लोगों ने ट्वीट किया। नंबर 1, पॉप सिंगर रिहाना जो अमेरिका के अश्वेत समुदाय से हैं। दूसरा, ग्रेटा थर्नबोर्न जो स्वीडन की हैं। और तीसरा, मिया खलीफा, जिनके बारे में कहा जाता है कि पोर्न स्टार है, इंटरनेशनल पोर्न स्टार है। जिसमें मिया खलीफा के खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पे कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला। इसका मतलब है मिया खलीफा की हैसियत पूरे भारत सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी से बड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो गई। इन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट कैसे कर दिया। मिया खलीफा जो पोर्न स्टार है, कैसे उन्होंने कह दिया। सारी दुनिया में लोग कहेंगे कि अरे हिंदुस्तान ऐसा है, सरकार ऐसी है। तो ये हंसने की बात आ गई कि एक पोर्न स्टार भारत सरकार की पूरी साख के मुकाबले, सत्तारूढ़ पार्टी के मुकाबले आकर के खड़ी हो गई और उसका कद बड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी, इग्नोर कर देते आप। अगर इसका मतलब है कि मियां खलीफा सामाजिक रूप से शायद थोड़ी जागरूक हैं, जो यहाँ के लोगों को पता नहीं है, वहां के लोगों को पता है। तो उन्होंने किसानों को लेकर के गंभीरता दिखानी शुरू की और ये गंभीरता बताती है टेलीविजन न्यूज में विदेशी और अखबारों में। दूसरी चीज, रेहाना को लेकर के इस समय काफी खोजबीन शुरू हो गई और टेलीविजन लेके आए कि उन्हें 18 करोड़ रुपए पाकिस्तान से मिले। जितने ट्विटर हैंडल बने हैं पाकिस्तान में, वो सब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। और दूसरी तरफ ग्रेटा थर्नबोर्न जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यावरणविद हैं, उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस
अब एफआईआर लिखना चाहती है और चाहती है कि यहां से एक टीम स्वीडन जाए। स्वीडन घूमने का कितना खूबसूरत बहाना कि हम उसको वहां से गिरफ्तार करके लाएंगे, वहां की कोर्ट में बात करेंगे, वहां की सरकार से बात करेंगे कि इसने हिंदुस्तान की इज्जत खत्म कर दी। यानी दुनिया की 3 लड़कियां, जिसमें एक पॉप स्टार, एक पर्यावरणविद और एक पॉर्न स्टार, ये तीनों मिलकर के इन्होंने भारत सरकार और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर, मैं ये नहीं कहूंगा तमाचा मार दिया, लेकिन उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को और भारत सरकार को हिला दिया और पार्टी को हिला दिया। इनके खिलाफ भयानक कैंपेन चल गया। इस समय आईटी सेल, मुख्यतः जब हम आईटी सेल कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही आईटी सेल होगा, क्योंकि वो ही ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि वो जब थक गया तो सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा। हंसने की चीज नहीं है, हंसने की चीज, दुखित होने की भी चीज है कि हमारे लोगों का अपनी जनता पर विश्वास कितना कम है, और दूसरा विश्व की जनता के ऊपर से विश्वास कितना कम है। क्योंकि अब तक तो हम ये मानते हैं कि सारी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। हमने दुनिया को कोरोना से बचा लिया, उन्हें फ्री गिफ्ट देकर के कोरोना वैक्सीन, हमारी जय जयकार हो रही है। हम, ठीक है, हम उसको नहीं जिता पाए ट्रंप को, लेकिन हमने कैंपेन तो किया उसके लिए। और बाकायदा ये खबर चलवाई गई कि ये जो दोनों लड़कियां हैं, रिहाना जो पॉप सिंगर है अमेरिका की, और ग्रेटा थर्मोन, ये दोनों ट्रंप की समर्थक हैं। इस खबर का क्या मतलब है कि ट्रंप को हराने में इनका रोल रहा है, उसके खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ हैं तो क्या वो भारत के भी खिलाफ हैं? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अभी भी आप मानते हैं कि वो ट्रंप के समर्थक हैं, जो यहाँ के टेलीविजन चैनल है, न्यूज चैनल। तो ये बेसिर पैर की खबर और हंसने वाली खबरें अपने यहां दिखाकर दुनिया में हम अपना मजाक बना रहे हैं, मखौल उड़वा रहे हैं। और जुलूस ने जो मियां खलीफा के खिलाफ आज निकला है, इसमें तो कमाल ही कर दिया। और दूसरी तरफ किसान है जो बिना कुछ कहे हुए फूल लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि कल हम देश में जहां जहां, उन्होंने ये नहीं कहा सारे देश में, कहा जहां जहां किसान 12 से 3 तक सड़क जाम कर सकते हैं, सड़क जाम करें। कोई हिंसा नहीं होगी, कोई क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि उनके सदस्य कल अपनी गाड़ियां 4 घंटे के लिए सड़कों से अलग रखेंगे। वो लोग पहले भी आए थे किसानों के समर्थन में, लेकिन आज उन्होंने ये फैसला किया है। उनके यहां, सबके यहां संदेश चला गया है। उन्होंने संदेश प्रचारित नहीं किया है, लेकिन संदेश सबको भेज दिया है, अपने सारे मेंबर्स को। क्योंकि आजकल चाहे आपके 1000 मेंबर हो, चाहे 1 लाख मेंबर हो, आप अपने सोशल मीडिया के जरिए से सबके साथ, सबको एक साथ संदेशा भेज सकते हैं। उन्होंने भेज दिया, इसलिए उनका स्वागत करना चाहिए। मैं बिल्कुल किसानों के पक्ष में हूं और उन सबके खिलाफ हूं जो किसानों के खिलाफ हैं। उसका कारण है इस देश की आन बान शान, इस देश का खाना, इस देश को गोली चलाने वाले हाथ कहां से मिलते हैं? इस देश के गांव से मिलते हैं। अन्न गांव से मिलता है। सेना को सिपाही जो गोली चलाते हैं, गोली खाते हैं, तिरंगे में लिपट करके अपने घर आते हैं, वो गांव से मिलते हैं। और इसीलिए जब किसान ये कहता है कि हमें देशभक्ति मत सिखाओ, जो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं उनका दूर का रिश्तेदार भी सेना में गोली खाने नहीं गया है। हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा पिता, किसान कह रहे हैं, वो सेना में गोली खा के और तिरंगे में लिपट के आते हैं। ये जो शब्द है, ये सिर्फ भावना नहीं है, ये देश को बचाने का जज्बा है। उस देश को, जिस देश के सत्तारूढ़ संस्था से जुड़े लोग इन किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे हर वो आदमी यहां पाकिस्तानी दलाल लगता है, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे राजनेता हो,
जो पाकिस्तान का नाम लेकर के हमारे मनोबल को गिराने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान का नाम लेकर के हमारे हम हिंदुस्तानियों के मन में ये बताता है कि पाकिस्तान न होता तो भारत की सरकार नहीं चल रही होती। हर जगह पाकिस्तान, हर जगह पाकिस्तान। और आप में अगर इतना पाकिस्तान के प्रति नफरत है तो एक बार लड़ी लो ना फाइनल। आप भी बम डाल दो, वो भी आपके यहां बम डाल दें, क्योंकि दोनों एटॉमिक शक्ति से संपन्न देश हैं। आप भी मर जाइए, वो भी मर जाए, मानवता मर जाए। गैर जिम्मेदारी की बात यही है, गैर जिम्मेदारी की बात यही है। इसी को कहते हैं थोथा चना बाजे घना। एक और कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता, कि फलानी थोड़ी और पिट पिट ज्यादा। जो गांव के लोग हैं वो समझ गए होंगे, शहर के लोग नहीं समझेंगे होंगे। शहर में भी जो गांव से लोग आए वो इस कहावत का मतलब समझ गए हैं। आवाज बहुत और निकलता है कम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के लोगों का अपमान चाहे वो पार्टी के कोई लोग करें या टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल करें, और न्यूज चैनल तो अपनी तरफ से नई नई कहानियां रोज लेके आते हैं, वो भी देशद्रोही है। वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथ में हथियार दे रहे हैं। किसान पाकिस्तान के हाथ में हथियार नहीं दे रहा है। किसान तो कह रहा है कि हमारा बेटा तिरंगे में लिपट के आता है, राष्ट्र ध्वज में लिपट के हमारे घर आता है। वो कैसे पाकिस्तान को ताकत दे सकता है? वो तो इस देश का सर ऊंचा करने के लिए कसम खाता है और अपनी जान दे देता है। उस किसान से आप बात कर रहे हैं, आप में आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? नहीं हिम्मत है। लेकिन कुछ लोगों में हिम्मत है। लोकसभा में अब आप खुद बताइए, अब जो जो सुन रहे हैं, आप बताइए कि हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इन कानूनों में क्या कमी है, बताइए हमको। हमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। अरे कैसे कमी दिखाई देगी? आपने तो गोडाउन बनवा लिए, आपने जमाखोरी का कानून खत्म कर दिया, आपने कॉर्पोरेट खेती के लिए अनुमति दे दी। कोई कितनी भी पैसे में कुछ भी कर सकता है, और फिर वो अगर किसान के साथ धोखाधड़ी हो, वो उसके खेत पे कब्जा कर ले। पैसे वाला जो पैसे देता है, महाजन कब्जा नहीं कर पाता था, लेकिन ये कब्जा कर सकता है कॉर्पोरेट। किसान उसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकता, एसडीएम के पास जाएगा। ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं, एक सीमा होती है कि एक कितना हम नीचे गिरेंगे और कितना हम इस कहावत में विश्वास करेंगे कि झूठ बोलते रहो, लोग भरोसा कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी कम लोग नहीं है, सड़क पे चलते हुए बंदर का तमाशा हो तो खामोखा देखने खड़े हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये बंदर का तमाशा हो रहा है, हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो जाएगी और बट करके देखने लगेगी। कुछ किसानों की तरफ होंगे, कुछ सरकार की तरफ होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने दोपहर में एक प्रस्ताव दिया था, दोहरा रहा हूं क्योंकि इस समय देखने वाले दूसरे हैं। मेरे शो को, मेरी प्रशंसा छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे साधुवाद देने वाले, इज्जत करने वाले काफी लोग। मैं उनसे एक प्रस्ताव कहता हूं कि हमें ये मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार किसानों के कानूनों को लेकर के जनमत संग्रह करा। जनमत संग्रह, ये चुनाव नहीं है, इससे किसी सरकार के गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन ये तय हो जाता है कि देश की जनता, भारत की जनता इन कानूनों को सही मानती है या नहीं मानती है। आप 3-4 सवाल पूछ लीजिए और किसानों से कहिए कि, देश से कहिए कि इसके ऊपर रेफरेंडम होगा, और रेफरेंडम होगा तो पता चल जाएगा। अगर उस रेफरेंडम में कृषि कानूनों की जीत होती है, लागू कर दीजिए, और नहीं जीत होती है तो बिना ये माने कि हमने सर झुका लिया या हमने अपनी हार मान ली, आप चुपचाप जनता के फैसले की आड़ में इन कानूनों को खत्म कर दीजिए। तो जनमत संग्रह का ये सरकार उसमें विश्वास करती है या नहीं करती है? अभी तो 2 साल पहले आप
सत्ता में आए हैं इतने बड़े बहुमत से, इस पर भी जनता का राय ले लीजिए, वोट ले लीजिए, उनका रेफरेंडम करा लीजिए। अगर आप कराएंगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप जो लागू कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उसके साथ। और ये जो किसान धरना दे रहे हैं, इन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमारे ही भाई बंद नहीं चाहते हैं कि कानून लागू हो, तो ये भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने अपने गांव चले जाएंगे। रेफरेंडम के लिए कोई बहुत तामझाम की जरूरत नहीं, सिस्टम आपके पास बना हुआ है। हर साल 2-2, 3-3 चुनाव किसी न किसी बहाने, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, होते ही है जिले में, प्रदेशों में। मशीन भी आपकी बनी है, आप बैलेट से उसका फैसला कराइए, ईवीएम को बीच में मत लाइए कि वही मशीनें आपने इसमें भी डाल दी, क्योंकि उसमें तो लोगों को डाउट है कि वो प्रोग्राम बेस्ड है। तो आप भी तो अपनी साख बना के रखिए कि हम ईवीएम से नहीं, हम बैलेट से रेफरेंडम कराएंगे, करा लीजिए। और अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर ये माना जाए कि कहीं कुछ झोल है। जो कृषि मंत्री बतलाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कानून में क्या गड़बड़ है, यही गड़बड़ है कि आप लोगों की बात को नहीं मान रहे हैं। आपने अन्न का, जमाखोरी का, संग्रह का सबको अनुमति दे दी, बड़े पैसे वालों को। कोई कितना भी अन्न संग्रह कर सकता है, इसकी अनुमति दे दी, कानून बीच में से हटा दिया। खेती कॉर्पोरेट के पास चली जाए, इसका रास्ता आपने खोल दिया। और इतना ही नहीं, ये सब आपने किया किसानों को उनकी उपज का दुगना दाम मिले। तो किसान के पास उसका अपना एक फार्मूला है, जिसे वो मोटे तौर पे कहता है स्वामीनाथन आयोग का फार्मूला, उसे लागू कर दो। और इसीलिए वो कह रहा है कि एमएसपी को आप कानून बना दो कि उससे नीचे, कृषि मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप कानून बनाइए जो आपको मालूम है, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, हम तो लिख के दे देंगे। जब लिख के दे देंगे तो हमारी बात की साख है। किसान कहता है किस चीज की साख है, गिना तो दो, तुमने किया क्या क्या है जो कहा था। कहा तुमने कुछ और था, किया कुछ और। एनीवे, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं जनमत संग्रह की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार के ऊपर सारे लोगों को, जो सोशल मीडिया पे हैं या जो बुद्धिजीवी हैं या जो किसान हैं या जो नौजवान हैं, उन्हें मांग करनी चाहिए कि जनमत संग्रह कराओ, न तुम्हारी न हमारी, जो देश की जनता फैसला करे। अब आज एक और बड़ी बात मेरे साथ हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज मेरे पास 3 बजे 2 ग्रुप्स के फोन आए। वो दोनों, जिन्हें मुसलमान कहते हैं, वो लोग थे। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा कि आपको ये सवाल आपके दिमाग में क्यों उठा? उनका इसलिए उठा कि अगर हम इसका साथ देंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, तो लोग कहेंगे कि देखो मुसलमानों का समर्थन इस टुकड़े टुकड़े गैंग को, और क्या प्रोपोगंडा गैंग को, जिसको कि भाई लोग बोलते हैं, बेहिचक हर चीज के साथ गैंग लगा देते हैं, अर्बन नक्सली कह देते हैं, कुछ भी कह दें तो वो कह देंगे कि ये तो मुसलमानों का सपोर्ट है, और मुसलमानों का सपोर्ट है इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट है, इसलिए दाऊद का सपोर्ट है। मैंने कहा हमारे देश की हालत ये हो गई है क्या कि अगर कोई वर्ग किसी का साथ देना चाहते हैं तो हम उसके धर्म के ऊपर, दुश्मन देश के ऊपर क्या हम ये आरोप लगाएंगे कि वो दोनों मिले हुए हैं? मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन सरकार मोटे तौर पर और हमारे देश के लोग पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी। हमारे साथ 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, कुछ छुटपुट रोज होती हैं। फिर हमारे यहाँ जो आतंकवादी आते हैं वहीं से आते हैं, पाकिस्तान से। उन्हें पाकिस्तान रोक नहीं रहा है। पाकिस्तान ये भी नहीं कर रहा है कि अगर नहीं रोक सकता है तो भारत सरकार की मदद ले आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय उपहास भी सह रहा है, अपने यहाँ के लोगों को भी मरवा रहा है, अपने यहाँ की इकोनॉमी भी खराब कर रहा है, लेकिन आतंकवादियों का चलन वैसे ही चल रहा है, उसी तरीके से जारी है। सारी दुनिया पाकिस्तान को एक आतंक प्रोड्यूस करने वाला
पैदा करने वाला देश मान रही है। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के मुसलमान अगर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे तो आप उन्हें जोड़ देंगे पाकिस्तान के साथ। अब देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, और यही बात किसानों ने बहुत मजबूती से कही है कि चाहे आप हमें खालिस्तानी कहो, चाहे पाकिस्तानी कहो, चाहे ये गैंग कहो, चाहे वो गैंग कहो, चाहे जैसा भी कहो, किसानों के दिमाग में बिल्कुल साफ है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं दरअसल वो विदेशों से प्रभावित हैं, उनकी शक्ति के बल पर हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। किसान इसमें बिल्कुल साफ है। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए कि इस जो गाजीपुर बॉर्डर पर लोग हैं या सिंगू बॉर्डर पर हैं, उसमें मुसलमान हैं कि नहीं? उनका कि हाँ, टेलीविजन पे तो बहुत दिखाई देते हैं, और खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां दंगा हुआ था जाटों में और मुसलमानों के बीच में, जो पेंट किया गया था कि इन दोनों कौमों का झगड़ा है, कौमों का झगड़ा बता दिया, इंडिविजुअल का झगड़ा नहीं बताया, कौमों का बता दिया। अच्छा चलिए, हम कौम का झगड़ा मान लिया। जब वहां के लोग अपने यहाँ के किसान भाइयों के समर्थन में बॉर्डर के ऊपर आ गए तो मैंने कहा आप लोगों को क्यों परेशानी? अपने मन की उस कुंठित भावना से निकलिए कि कोई हमें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से, सऊदी अरब से कहीं से जोड़ देगा। तो मैंने उनसे एक चीज और कही, अब ये सवाल इसलिए खत्म है कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल, जिसने भारत को इतने उपकरण दिए हैं सुरक्षा के जो कहीं काम नहीं आ रहे हैं, इजराइल के उपकरण कहीं काम नहीं आ रहे हैं, घुसपैठ हमारी वैसी जारी है, आतंकवादी उसी तरीके से आ रहे हैं, और इन्हें रोकने के नाम पर हमने अरबों रुपए इजराइल को दे दिए कि हम इंटरसेप्ट करने वाले उपकरण खरीद रहे हैं। कहां काम आ रहे हैं? सुरंग खुद के आ जाती है, लोग चले आते हैं, नदी से और बालू से होकर के लोग आ जाते हैं, यहाँ वारदात करके चले जाते हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते, हम ढूंढते रहते हैं उनको पूरी तरह से, फिर हमें कहना पड़ता है वो तो भाग गए, छुटपुट को हम गोली से मार देते हैं, पर जो गोली से मरे क्या उतने ही आतंकवादी आए होंगे? नहीं, ज्यादा आए। तो वो वेपन उनके काम नहीं कर रहे हैं। इजराइल की अपनी एम्बेसी के सामने दिल्ली में विस्फोट हुआ, और इतना बड़ा देश इतने इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट से लेस, वो अपनी एजेंसी पे किसने वो लो डेंसिटी का बम कहें, बड़ी डेंसिटी का पटाखा कहें, फोड़ के लोग चले गए और अंदाजे चल रहे हैं 2 लोग थे, 3 लोग थे, 5 लोग थे, एक लिफाफा था, पैदल आके रख गया। एक भी चीज अभी तक पता नहीं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश मान कहा जाने वाला, दुश्मनों को सबक सिखाने वाला इजराइल अपनी एम्बेसी के आसपास उसके सारे जितने भी उपकरण थे काम नहीं कर रहे थे उस समय, जब ये घटना हुई शाम को 5:30 बजे। सोचने की बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन लोगों से मैंने कहा कि जब इजराइल में और सऊदी अरब में रिश्ता बनने की बात हो गई, जब दुबई में यूएई में उनका दूतावास खुल गया, इनका वहां खुल गया, कतर में ऐसा हो गया, और देशों में होने की संभावना है कि ईरान को छोड़ करके, और कोई ठिकाना नहीं आज के समय ईरान और इजराइल में भी समझौता हो जाए, क्योंकि हम ईरान थोड़ा बड़बड़ के बोल रहा है कि हम इजराइल में जाके हमला कर देंगे, जबकि इजराइल उनके यहाँ हमला करके अपना कौशल दिखा चुका है। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका दोनों में समझौता करा दे तब, और आप कह रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि हम पाकिस्तान से समर्थन लेकर के या उसकी उकसावे के ऊपर हम आपका समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा इन चीजों से निकलिए, दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, और लोकतंत्र भी कमजोर नहीं हो रहा है। उन देशों में भी लोकतंत्र की हवा आ रही है जहां तानाशाही है, वहां पर भी लोग डरे हुए हैं। हर जगह जहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है लोग डरे हुए हैं, तानाशाही निजाम के खिलाफ लोगों के अंदर भावनाएं भरी हुई हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा, ये दूसरी खबर है कि खुद मुस्लिम समुदाय के मन में ये परेशानी है कि अब एक रिहाना नाम की वो जो पॉप स्टार है उसका नाम रेहाना, लोग वो रिहाना है, अश्वेत समुदाय से है, अमेरिका के, यूएसए के। हमारे यहाँ महान लोगों ने और खासकर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कहा ये रेहाना है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है, उसको इतने करोड़ रुपए। सबने बिना क्रॉस
चेक किए, उसके ऊपर भरोसा कर लिया। असल में फेक न्यूज की एक यूनिवर्सिटी है, जिसे मजाक में लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। एक अफवाहबाज संगठन है जो सारे देश में कोई भी अफवाह फैला देता है, और हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम उसको कहीं से क्रॉस चेक नहीं करते, खाली यही गूगल पे डाल देते कि रेहाना नहीं, रिहाना, RI, रिहाना पॉप सिंगर कहां की रहने वाली, आपके सामने कुंडली खुल के आ जाती। क्योंकि उसके आगे खलीफा लिखा है, मियां खलीफा, तो आप उससे डर गए, एक पॉर्न स्टार से डर गए। मुझे ये अजीब लगता है। मुझे नहीं कभी लगता था कि हमारे देश के नायक इतने भीरू होंगे, हमारे देश के टेलीविजन चैनल इतने भीरू होंगे, हमारे देश के सिनेमा के लोग इतने कायर होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ढाए 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 ट्वीट चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से हुक्म आया और सबने ट्वीट करना शुरू कर दिया, बयान देने शुरू कर दिया। कोई भी हो, बयान देने शुरू कर दिया। अरे बाबा, किसानों के बारे में सरकार ने जो कहा उसे उसे बयान जारी करना पड़ा कि जो विदेशी लोग हमारे यहाँ कमेंट करते हैं, इन्हें पहले हालात पूरे समझ लेने चाहिए। ये बात अपने लोगों पे नहीं होती। चलिए मैं एक मजाक में सवाल पूछता हूं। अमेरिका ने हमारे कृषि कानूनों के बारे में कहा कि ये कृषि कानून लगता है कि किसानों को ताकत देंगे, नई तरह की बाजार व्यवस्था लेके आएंगे, जिसको मैं नई विश्व अर्थव्यवस्था की प्रयोगशाला मानना हूं भारत को। यहाँ जो कुछ हो रहा है, तो नई अर्थव्यवस्था क्या होगी जिसमें किसान दूर होंगे, गरीब दूर होंगे, अश्वेत दूर होंगे। अमेरिका में सारे देश, सारी दुनिया, अफ्रीका में पूरा अफ्रीका उससे अलग होगा। एक नई अर्थव्यवस्था की नींव डाली जा रही है, बनाई जा रही है, उसका निर्माण किया जा रहा है। उस नई अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी कोशिशें हो रही हैं, और हमारे यहाँ जिसके कुछ धनाढ्य लोग जो बड़े 2-3 कॉरपोरेट हैं, वो उसके हिंदुस्तान में एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं उस नई अर्थव्यवस्था के। तो वो यहाँ पर एक प्रयोग चल रहा है। अब ये सब एक छोटी सी चीज से डर गए, और ये जो हमारे सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, महान देशभक्त, जो पैसा हमारे यहाँ से लेकर के और कनाडा भेजते हैं, या नकली वॉरियर जो तानाजी का रोल करते हैं, ये सब किसानों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इनके खानदान में कभी कोई किसान हुआ नहीं, इनके खानदान में कभी किसी ने मेहनत से पैसे कमाए नहीं। तो ये जो पैसे कमाने का साधन है, इनका तरीका है, वो इनको लगता है कि अगर हमने उनका विरोध नहीं किया तो लोग मानेंगे हम गांव के वो हैं, रहने वाले, हम गमट्टे हैं। नहीं, हम तो पॉश बंबई में रहते हैं, हमारे घर दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हर जगह, हैदराबाद, हर जगह है। तो हमारा स्तर ऊंचा कैसे जाएगा? अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मुकेश अंबानी के घर की जो पार्टियां होती हैं उसमें कैसे जाएंगे, जिन पार्टियों की फिर कहानियां अखबारों में छपवाई जाती, वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, वहां वैसा। एक नकली सपनों की दुनिया बनाई जाती है, जो ये कहने की कोशिश करती है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। हमारे देश में, हमारे देश का किसान और उस किसान के बेटे और भाई कुछ विश्वविद्यालयों में हैं, कुछ डिग्री कॉलेजेस में हैं, कुछ उसमें पहुंच रहे हैं, और उनका दूसरा बेटा हाथ में बंदूक लेके सीमा पर लड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों के जो बेटे शहीद नहीं हुए, वो रिटायर होकर के अपने घर आते हैं, और वो सारे लोग इस आंदोलन में साथ हैं। अभी जनरल कर्नल इतने जो हर बार एक बयान देने लगते थे, अभी कहीं नहीं बयान देते दिखाई दे रहे हैं। बयान दें और किसानों के पास जाए ना, वहां जाके उनको समझाएं। पागलों की तरह मुच्छड़ टीवी पे बैठ के भाई 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 भाव 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 करता है। अभी किसानों के बीच में जाके उनको समझाओ ना कि आप ये प्रदर्शन गलत कर रहे हैं, आप कृषि कानून को समझते नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं। उनसे कहिए आप मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, कहो ना जा करके। मैं उन रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरलों से कहता हूं जो टेलीविजन पे बैठ के मुंह फाड़ते हैं और इस देश को उल्लू बनाते हैं। हमारे देश की शहादत को भी वो मजाक का विषय बना देते हैं, और एक बार भी नहीं बोलते कि किसने हमारे
पुलवामा में 40 लोगों की शहादत का मजाक बढ़ाया, उसे जेल में भेजो। एक जनरल ने ये नहीं कहा, एक जनरल ने। लेकिन टेलीविजन पे आने के लिए कोई मूंछ मुड़ाए, कोई मूंछ बढ़ाए, आ जाता है और देश के बारे में राय देने लगता है। और उसी के भ्रम में आकर के हमारे यहां परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है? चीन हमारे अंदर घुस करके गांव बसा लेता है और हम उस गांव को खत्म नहीं करा पाते। किससे बात कीजिए, किस किस को रोइए। पूरे देश में ऐसा लगता है कि समाचार तंत्र, दरबारी टेलीविजन और कुछ पार्टियों के लोग, एक उनका गठजोड़ हो गया कि इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाओ और इस देश के लोगों के पास कोई चीज जाने न दो, और उनके पास किसानों की बात तो बिल्कुल मत जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहें सबको जेल में डाल दीजिए। मनदीप को आपने जेल में डाला, 2 साल का जर्नलिज्म करने वाला लड़का बहादुर, आप उससे डर गए। उससे डर के उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वो एक मोबाइल से वीडियो बना रहा था। आपने सोचा हम उदाहरण पैदा कर रहे हैं। नहीं, आप उदाहरण नहीं पैदा कर रहे हैं, आप अपनी कायरता दिखा रहे हैं। ये वही कायरता है जो मनदीप को गिरफ्तार करती है। ये वही कायरता है जो मियां खलीफा नाम की पोर्न स्टार के खिलाफ दिल्ली में जुलूस निकलवाती है। ये वही कायरता है जो ग्रेटा थॉर्नबर्ग और रिहाना, 2 विदेशी हस्तियों के बोलने से घबरा गई, डर गई। ट्विटर को आपने हुक्म देना शुरू किया, फेसबुक को हुक्म देना शुरू किया। यानी ये जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग ताकतवर हो गए। भारत की 135 करोड़ जनता का समर्थन लेकर के सत्ता में आने वाली पार्टी कमजोर हो गई। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि वो सचमुच का समर्थन था या नकली समर्थन था। क्या समर्थन था वो? जब अमेरिका हमारे कृषि कानून की तारीफ करता है, तब हमें विदेशी हस्तक्षेप से बुरा नहीं लगता। और वैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई किसानों, क्योंकि उनके यहाँ, हमारे यहाँ के लोग बहुत हैं, उनका किसानों के आंदोलन का मसला हल होना चाहिए। हमें बुरा लग जाता है विदेशी हस्तक्षेप भारत के अंदरूनी मामलों में। ये अमेरिका का क्या था? हमारी आरती थी। अरे हमारे कानून अच्छे हैं, बुरे हम जाने। आप कौन होते हैं उसे अच्छा कह करके देश की एक बड़ी जनसंख्या को नाराज करने का? जो बाइडेन ने कहा, उनके विदेश मंत्री ने कहा, लेकिन हमें वो अच्छा लगा। हमें मतलब किसानों को नहीं, जो उनके यहां पर दरबारी हैं उन्हें अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि विदेश से जो बातें आती हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज की तरह से हो गए हैं। कोई भी देश अब सार्वभौमिक शक्तिशाली नहीं रहा। उसकी सीमाएं, उसकी जानकारी सबको है, क्योंकि इतने सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं जो एक एक चीज की जानकारी दुश्मन को पहुंचा रहे हैं। हमारी तो सारी अर्थव्यवस्था ही चीन के हाथ में है। वो जो पेटीएम यहाँ पर है और चीन के जितने यंत्र लगे, ये जितने आप देखते हैं ना, ये खाने जाते हैं और एक कार्ड की मशीन होती है जिसमें आप कार्ड आपका पड़ता है, वो सब चीन के। आप कार्ड डालते हैं, वो सारा डेटा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहां भी उनके सेंटर्स हो वहां पहुंच जाता है। चीन को पहले पहुंचता है, वहां से पाकिस्तान के साथ साझा होता है। हमारे जितने भी, और वो पेटीएम के जरिए से तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था है और जितनी मशीनें लगी हैं, कंप्यूटर लगे हैं, सब चीनी है। हमारे जितने मोबाइल हैं जो सेना इस्तेमाल कर रही है या सरकारी अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी मोबाइल, वो सब आपने उसमें कुछ डाला नहीं और वो चीन को अपने आप ट्रांसमिट हो गया। फोन आप बंद कर दिए, एक बार खरीद लीजिए और उसको, उसमें आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर कुछ मत कीजिए। उस मोबाइल में जो आप स्टोर करेंगे चीन के पास चला जाएगा। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने तो एक ऑर्डर जारी करके कहा कि सेना में कोई स्मार्टफोन न रखे। उसने खाली चीन की बात नहीं की, उसने किसी भी तरह के स्मार्टफोन की बात की, जिसमें नोकिया, सैमसंग सब शामिल, आईफोन वगैरह सब शामिल।
उसने कहा कोई नहीं रखे, लेकिन सब रख रहे हैं, कोई सरकार का आदेश नहीं मान रहा है। तो आज की दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं है, लोग अपनी राय देते हैं, राय प्रकट करते हैं। ये आपकी हिम्मत के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका विरोध करें, किसका समर्थन करें, किसे इग्नोर करें। हिंदुस्तान में इन तीनों के बयान को इग्नोर करना चाहिए। पर जो गलत हैं, जो घबराए हुए हैं, जो इस देश के लोगों में भरोसा नहीं करते, जो इस देश के किसानों में भरोसा नहीं करते, वो सारे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस चाहे तो घूमने के लिए एक 5 लोगों का दस्ता स्वीडन भेज सकती है। स्वीडन अच्छा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, बड़ी अच्छी आबोहवा है, झीलों का देश है। मैं गया था तो मैंने हर 5-10 किलोमीटर पे झील देखी। एक तरीके से झीलों का देश होता मान लीजिए। शहर बड़ा खूबसूरत है वहां के। आप चले जाइए ग्रेटर थर्नबोर्ग को पकड़ने के नाम पर, वहां पर 15 से 20 दिन की पिकनिक बना के आ जाइए। अरे यार, क्या इस देश में हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप इसको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन छात्र इस देश का इन सारी बारीकियों को समझ रहा है, इसीलिए वो किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। इसीलिए किसान इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। उन्होंने खुल के कहा है, कल हम 12 से 3 सड़कें बंद करेंगे 6 तारीख को, और किसी को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और उसके बाद हम अक्टूबर में 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकालेंगे। साफ नहीं किया है दिल्ली में निकालेंगे या अपने अपने राजधानियों में या जिले में निकालेंगे। सोचने के लिए उनके पास बहुत वक्त है। और इस बीच में मैं फिर कहता हूं सरकार से कि सबसे आसान तरीका है, आप एक जनमत संग्रह करा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए, और उसमें जो नतीजा निकले उसके ऊपर अमल कीजिए। तो मैं संतोष भारती शो में आपके शामिल होने को धन्यवाद कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं। और अंत में पुनः वही सवाल, वही प्रार्थना, मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगे तो तनाव आपके दूर होंगे, आप मुस्कुराएंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। मुस्कुराइए जरूर। सवेरे उठिए, जो मिले उसे मुस्कुराकर नमस्ते कीजिए। आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय हिंद।